सो दिस इज द पीरियोडिसिटी लेक्चर 06। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लाइटर रूल्स, और इसी जेड स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट भी के नाम से भी जानते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो देखो, पहले हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो देखो, अगर ये मेरे पास कोई एटम है, ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो आपको पता है इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं एंड देयर आर प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स। बिकॉज न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है तो उनका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो प्रोटॉन्स इसमें है इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये जो शेल है, दिस इज द फर्स्ट शेल। लेट अस से दिस इज द फर्स्ट शेल। लेट अस से इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये मेरे पास जो है, दिस इज द सेकंड शेल। लेट अस से ये सेकंड शेल है, और इस सेकंड शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास, लेट अस सी, ये हमारे पास इस एटम की थर्ड शेल है, दिस इज द थर्ड शेल ऑफ दिस एटम। तो इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और लेट अस सी, मैं यहाँ पे इस वाले एटम की लास्ट शेल बनाता हूँ। लेट अस सी दिस इज द लास्ट शेल ऑफ दिस एटम। ये लास्ट शेल इस एटम के, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, इसके न्यूक्लियस में जितनी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर जेड, इजंट इट? इस वाले न्यूक्लियस में जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उसका हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। तो इस न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और इस न्यूक्लियर चार्ज को जेड से डिनोट करते हैं, इजंट इट? अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान से समझो, इस न्यूक्लियर चार्ज का काम क्या है, रोल क्या है एक्चुअली? तो आपने कहीं पे फिजिक्स में पढ़ा होगा कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही डिफाइन करेगा रेडियस। मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस को डिफाइन करेगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस को डिफाइन करेगा, यहाँ से यहाँ तक इस शेल का रेडियस डिफाइन होगा, और इस शेल का रेडियस डिफाइन होगा। तो देखो, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें जितना चार्ज होगा उतना ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, या इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, या इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ना द क्वेश्चन इज, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है विद दिस चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। कितनी चार्ज न्यूक्लियस में होगी उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज डिनोटेड बाय जेड। और ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? इट इज अवर एटॉमिक नंबर। जो भी एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना उसमें न्यूक्लियर चार्ज होगी। अब हमें देखना है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और इसको भी अट्रैक्ट करेगा। हमें देखना है कितना न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइटली बॉन्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को फील करेगा। अब देखो, जब हमारा ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जब हमारा न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, इजंट इट? मतलब यहाँ पे क्या है? रिपल्सिव फोर्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इजंट इट? मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको ये इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहा जाता है इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स। अब देखो, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इजंट इट? लेकिन अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो इफेक्ट जो है उनका यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। एक अट्रैक्शन है आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियर चार्ज का। लेकिन दूसरा यहीं पे ऑपरेट होता है रिपल्शन, जो नहीं चाह रहे हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करे। तो यहाँ से एक बात हमारे समझ में आती है क्या, कि जितना
जितना न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए, जितना न्यूक्लियर चार्ज ये इलेक्ट्रॉन फील करना चाहिए, उतना एक्चुअली नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी होता है, इजंट इट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना फील करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या किसी भी शेल का इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना फील करेगा न्यूक्लियर चार्ज को, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मुझे बता, ये बात आपको क्लियर हो गई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है? एक आपका Z, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। Z कितना होगा? दैट इज न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा जिसकी वजह से ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये नहीं चाह रहे हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये इस अट्रैक्शन को अपोज कर रहा है। तो कितना अपोज कर रहा है? मतलब ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं मतलब शील्ड कर रहे हैं। कितना स्क्रीन कर रहे हैं, कितना शील्ड कर रहे हैं, वो वाला हमें वैल्यू यहाँ पे घटाना है। मतलब माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय अनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा जेड इफेक्टिव होता है ये किसके बराबर होगा? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या है माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है, शील्ड कितना हो रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन जिसको अट्रैक्ट करना है। बताइए, ये बात सबको क्लियर हो गई? ये बात सबको क्लियर हो गई? तो देखो एक बार फिर समझाऊंगा। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जितनी पॉजिटिव चार्ज है, जितना एटॉमिक नंबर है, वो इसका न्यूक्लियर चार्ज है Z, मतलब ये Z है। और ये पहली शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेट अस से ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आप खुद से अंदाजा लगाओ, क्या ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट शेल है और दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकंड शेल। तो किस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को या सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन को? बताइए मुझे, क्या ये न्यूक्लियस किस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी? जल्दी से मुझे बता। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट्स इक्वल टू कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इजंट इट? जितनी ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। और इसी को आप बोहर मॉडल में क्या कहते हो कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट्स इक्वल टू ZE इंटू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पर ZE क्या है? हमारा चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और ये E क्या है? दिस इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और ये R क्या है? दिस इज द डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। इसलिए हम कंक्लूड करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। तो इसलिए हम कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली अटैच होगा कंपेयर टू दिस। अब हमें रीजन ढूंढना है वाई। तो रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता है, सॉरी ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वाई? बिकॉज अंदर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करने के लिए नहीं है। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की बात जब आ रही है तो ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ये इसको रिपल भी कर रहे हैं। उस रिपल्शन की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस की पूरी चार्ज को फील नहीं करता है। मतलब न्यूक्लियस की चार्ज का इफेक्ट इस पे कम रहता है। क्यों कम रहता है? बिकॉज ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहे हैं। स्क्रीन कर रहे हैं मतलब शील्ड कर रहे हैं। शील्ड कर रहे हैं तो ये फील कर रहे हैं कम न्यूक्लियर चार्ज। कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा तो उस वाली न्यूक्लियर चार्ज को जितना एक्चुअली फील हुआ उसी को कहते हैं जेड इफेक्टिव। और वो किसके बराबर होगा? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या था? जेड माइनस शील्ड कितना हुआ, स्क्रीन कितना हुआ, दैट इज सिग्मा। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। बताइए सब लोग, मुझे बताओ ये बात आपको अब क्लियर हो गई कि जेड इफेक्टिव एक्चुअली क्या होता है? वेरी गुड रफीदा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस फाजिला।
तो सी। यहां तक बात समझ में आ गई ना। अब दो बातें हो सकती है। क्या दो बातें हो सकती है? या तो यहाँ पे ज्यादा स्क्रीनिंग हो जाएगी, या तो यहाँ पे कम स्क्रीनिंग हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे जो स्क्रीनिंग है, मतलब जो शील्डिंग है, स्क्रीनिंग है जो शील्डिंग है, शील्डिंग मतलब जो सिग्मा है, ये दो तरह का हो सकता है। या तो ये पोर शील्डिंग हो सकता है, पोर शील्डिंग हो सकता है, या तो ये गुड शील्डिंग हो सकता है, गुड शील्डिंग हो सकता है। मतलब या ज्यादा शील्डिंग होगी या कम शील्डिंग होगी। तो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या बात है। तो देखो, ये जो हमारे पास शील्डिंग है सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग है, ये दो तरह का हो सकता है। या तो हमारे एटम में वेरी हाई शील्डिंग होगी, हाई शील्डिंग होगी, या तो हमारे एलिमेंट में, एटम में क्या होगा, पोर शील्डिंग होगा, पोर शील्डिंग होगा। ठीक। मतलब हाई शील्डिंग का मतलब सिग्मा जो होगा इसका वैल्यू ज्यादा होगा, पोर शील्डिंग का मतलब जो सिग्मा है उसका वैल्यू कम है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कब कौन सी टाइप ऑफ शील्डिंग होगी? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कब हाई शील्डिंग होगी और कब हमारे पास कम शील्डिंग होगी? किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सबशेल पे, या नेचर ऑफ द ऑर्बिटल पे जो अंदर प्रेजेंट है। मतलब हमारे पास कौन से सबशेल्स है? एस, पी, डी एंड एफ। इनमें से सबसे पोर शील्डिंग जो है वो एफ की है, और सबसे ज्यादा शील्डिंग जो है दैट्स एस। दिस इज द शील्डिंग ऑर्डर, दिस इज द शील्डिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये शील्डिंग ऑर्डर है, ये शील्डिंग ऑर्डर है। मतलब एस सबसे ज्यादा शील्डिंग करता है, पी कम करता है, डी में वेरी पोर शील्डिंग होती है, और एफ में सबसे कम शील्डिंग होती है। एफ में लीस्ट शील्डिंग होती है, डी में भी पोर शील्डिंग होती है, लेकिन एस सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो करता है कंपेयर टू दैट ऑफ पी। अब इस बात को दो तरीके से हम सीखेंगे। तो देखो, ये मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे जेड है प्लस। तो ये मेरा पहला सबशेल है, और ये मेरा लास्ट वाला, सेकंड वाला सबशेल है, या लास्ट वाला सबशेल। लेट से ये जो अंदर सबशेल प्रेजेंट है, ये मेरे पास यहाँ पे डी सबशेल प्रेजेंट है, और यहाँ पे मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एक और बात समझिए, मेरे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर एक शेल प्रेजेंट है, और इसके बाहर हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको शील्ड करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉन शील्ड हो सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, सिलेटर रूल से डिटरमाइन करेंगे। लेट से ये वाली सबशेल जो है ये एस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताना है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाली डी सबशेल इसको शील्ड करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाली डी सबशेल इसको यहाँ पे ये शील्ड करेगी, और यहाँ पे एस सबशेल इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा, एस ऑर्बिटल इसको शील्ड करेगा। तो एस का शील्डिंग पावर ज्यादा होगा, मतलब एस का शील्डिंग पावर ज्यादा, मतलब जो न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे है वो कम होगा, मतलब यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम होगा। और डी का शील्डिंग पावर बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगी मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। बताइए, क्लियर बात है? तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास पोर शील्डिंग है, अगर हमारे पास ये कौन सी शील्डिंग है, ये पोर शील्डिंग है, और एस की कौन सी शील्डिंग है, ये हाईली शील्डेड है या गुड शील्डिंग है। तो अगर हमारे पास पोर शील्डिंग है, तो पोर शील्डिंग के केस में क्या होगा, ये जो स्क्रीनिंग हो रही है बहुत कम हो रही है, मतलब सिग्मा कम होगा, सिग्मा कम होगा मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव किसके बराबर है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव क्या बनेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इन केस ऑफ पोर शील्डिंग जेड इफेक्टिव इंक्रीज। ये बात क्लियर हुई? मैथमेटिकली भी समझाऊंगा इस बात को, पहले बोलो ये बात क्लियर हुई? तो अगर हमारे पास ज्यादा शील्डिंग है तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो अगर हमारे पास सिग्मा का वैल्यू ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव मतलब शील्डिंग ज्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होगी, ये फील करेगा कि न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम है, मतलब जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। इजंट इट? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा यहाँ पे,
और यहाँ पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। अब सोचो खुद ही, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो बताइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करेगा या वीकली, इतना मुझे बताओ। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो आप मुझे बता, क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा या लूजली हेल्ड होगा? हाँ, टाइटली, वेरी गुड, टाइटली हेल्ड होगा। जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा। टाइटली हेल्ड होगा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? और अगर जेड इफेक्टिव कम है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, लूजली हेल्ड होगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो एटॉमिक साइज इसी पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इसी पे डिपेंड करती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टाइटली। तो मतलब यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली भी समझेंगे। लेट अस से कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल z जो इस केस में है, z इज इक्वल टू 20। तो अगर z 20 है, लेट अस से कि सिग्मा इस केस में है, सिग्मा इस केस में कम है, लेट अस से सिग्मा इज 2। बता z इफेक्टिव कितना होगा? z इफेक्टिव विल बी 20 माइनस 2, दैट्स 80। तो लेट अस इन दिस केस, इस केस में सिग्मा ज्यादा है, तो लेट अस से अगेन इन दिस केस z इज इक्वल टू 20। बट सिग्मा ज्यादा है, लेट अस से सिग्मा इज इक्वल टू 5। तो जेड इफेक्टिव कितना होगा? 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। सो क्लियरली हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि अगर सिग्मा बड़ा है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, और अगर सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इजंट इट? इजंट इट? टेल मी, ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत यूज होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बार बार यूज होगा, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, हर जगह यूज होगा। दैट्स व्हाई मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा। क्लियर हुई ना बात? तो ये बात अगर क्लियर हुई, आगे चलेंगे। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, मतलब अगर शील्ड किसी चीज को ज्यादा, देखो एक बात, आप सुबह जब उठते हो ना, तो नहा धो के आप क्या करते हो? ये मिरर है, इस मिरर में आप अपने आप को देखते हो, इजंट इट? तो इस मिरर के आगे आप एक पतला सा, यहाँ पे आप एक पतला सा क्या पर्दा लगाओ, फिर अपने आप को देखो। ये ऑफ हो, ये ऑफ हो। तो पहले आप इस मिरर से देखते थे, दैट वाज योर जेड ना। अब आपने यहाँ पे पर्दा लगाया, मतलब दिस इज सिग्मा। तो अगर ये पर्दा मोटा है तो आपको अपना आप नहीं दिखाई देगा, मतलब स्क्रीनिंग ज्यादा है, तो आपका मैग्नीट्यूड इस वाले मिरर पे कम हो जाएगा, मतलब स्क्रीनिंग ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम। इजंट इट? इसी बात को आप दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर आप वो वाला पर्दा यहाँ पे लगा जिसमें बहुत सारे छेद हैं, मतलब वेरी वेरी थिन, तो वहां पे क्या होगा? जब आप अपने आप को देखोगे, स्टिल यू आर एबल टू सी योर फेस, इजंट इट? मतलब उस वाले केस में सिग्मा कम है और आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। बताइए, क्लियर हुई ना बात? परफोरेटेड, यस, वेरी गुड, परफोरेटेड। क्लियर हुई ना बात? ओपैक, हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। यस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे एक बात सीखी कि अगर हमारा शील्डिंग ज्यादा होगा, अगर शील्डिंग पोर होगा, अगर शील्डिंग पोर होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? साइज डिक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली हेल्ड करेगा, इसलिए साइज डिक्रीज होगा। और एक चीज हमने और सोच देखी यहाँ पे कि अगर शील्डिंग हाई है, मतलब गुड शील्डिंग है, हाई शील्डिंग है, तो उस केस में जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज हेल्ड होगा, और साइज क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? शील्डिंग मतलब यहाँ पे सिग्मा की बात हो रही, इजंट इट? और इसी के लिए स्लैटर ने एक इक्वेशन दी, दैट इज जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। पर जेड क्या है? जेड इज न्यूक्लियर चार्ज। और सिग्मा क्या है? सिग्मा हमारा शील्डिंग कांस्टेंट है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। और जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज याद रखना।
आगे इसको हर बार डिस्कस करना है कल से, इसलिए इस कंसेप्ट को याद रखना। तो देखो, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसने निकाली? ये स्लैटर ने निकाली, इसलिए इस इक्वेशन को हम स्लैटर इक्वेशन भी बोलते हैं। स्लैटर इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इस इक्वेशन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इट हैज अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन। इस इक्वेशन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन इसकी क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। स्लैटर इक्वेशन, यस, वेरी गुड। तो किसी भी, बिकॉज बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, by using this equation we can determine shielding constant sigma for any electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा निकल गया, जेड हमें पता है एटॉमिक नंबर, उसके बाद क्या निकाल सकते हैं? एंड हेंस जेड इफेक्टिव। तो दोनों चीजें निकाल सकते हैं ना। पहले सिग्मा निकालेंगे, उसके बाद जेड पता है, एटॉमिक नंबर पता है, क्या निकालेंगे? उसके बाद जेड इफेक्टिव निकालेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई। नाउ लेट अस मूव एंड विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन डिटरमाइन सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैसे निकालेंगे, और देखेंगे कि जेड इफेक्ट को भी हम कैसे निकालेंगे। ऑल्दो डायरेक्टली आपको कहीं पे जेड इफेक्टिव नहीं निकालना है, बट अगर आपको आएगा तो बेटर है ना। कभी एक एग्जाम में पूछा गया है, तो जब हमारा ये होता था सीईटी, सीईटी में एक बार पूछा गया है जेड इफेक्टिव फॉर जिंक केस, तो वो निकाली। क्लियर? एक बात क्लियर करो, एक बार क्लियर करो, ये बात सबको समझ आ गई कि जेड इफेक्टिव क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा क्या होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो चलिए, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। वेरी गुड एनहा, वेरी नाइस। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा के लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं, मतलब बहुत ही इजी है। हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव बाय यूजिंग स्लेटर रूल्स। तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं? स्लेटर रूल्स। तो स्लेटर रूल्स को हम अब इन डिटेल नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे। स्लेटर रूल्स क्या होते हैं? बहुत ही इजी है। स्लेटर रूल्स क्या होते हैं? बहुत ही इजी है। अब इन रूल्स को लिखेंगे, तो पहले क्या करेंगे? पहली बात जो करना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसके लिए निकालना है, जिस एलिमेंट का के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, उसकी पहले क्या करेंगे? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसकी पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये क्लियर हो जाएगा। उसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इजंट इट? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर जो उसमें nth लेवल का इलेक्ट्रॉन जो है, उसके लिए जो सिग्मा का कंट्रीब्यूशन है, दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सिग्मा लिखो, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सिग्मा। इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सिग्मा, जो nth लेवल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35। है ना क्लियर? उसके बाद n-1 शेल का जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.85। उसके बाद n-2 शेल, उसके बाद n-3, n-4, सो ऑन। इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा, इनका कंट्रीब्यूशन 1 है टुवर्ड सिग्मा। अब ये क्या बात हुई, इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे बाय टेकिंग एन एग्जाम। क्लियर? क्या ये मतलब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये मेरे पास कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल। लेट अस से ये nth शेल है। बताइए ये कौन सी शेल है? ये n-1 होगी ना। और ये कौन सी शेल है? ये n-2 है। और इसके अंदर एक और शेल लगाएंगे, ये कौन सी शेल है? ये n-3 है, सो ऑन। इसके लिए सिग्मा का वैल्यू होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू होगा 0.35। इनके लिए सिग्मा कंट्रीब्यूट करेगा 0.85, और इनके लिए सिग्मा कंट्रीब्यूट करेगा कितना? 1। हाँ, n-1, n-2।
अब चलिए इसको नोट डाउन करो, इन रूल्स को नोट डाउन करो। ये यूजुअली पी और एस के लिए है। डी के लिए हम एक और चीज, डी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालना है या एफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, रूल में थोड़ी सी चेंज आती है। अगर आपको डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो थोड़ी सी चेंज आएगी। पहले इनको अप्लाई करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक एग्जांपल लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85। n-1 के अंदर जो भी है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1। याद रखना, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए सिग्मा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब अगर इस वाली शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो बाहर जो शेल है इसका सिग्मा क्या करेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, इसके रिपल्शन से तो हमें कोई मतलब नहीं है। इजंट इट? हो गया? हैव यू डन इट? हैव यू नोटेड डाउन दिस? लेट मी नो आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया है। चलिए बताइए मुझे, आपने इसको नोट डाउन किया? हाँ, वेरी गुड। चलिए निकालते हैं सिग्मा। तो वो वाला क्वेश्चन करेंगे जो आया था, कैलकुलेट सिग्मा फॉर, सिग्मा फॉर जेड इफेक्टिव भी निकालेंगे एंड जेड इफेक्टिव लिखो। कैलकुलेट सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, तो सबसे पहले क्या करना है, जिंक को लेना है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, और उसके बाद 4s2। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसको उसको हमें छोड़ देना है। जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, विच इलेक्ट्रॉन विच इज अंडर कंसिडरेशन, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है उसको छोड़ देना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाली शेल क्या है, एस सब शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। एक के लिए निकालना है इसलिए एक ही को यहाँ पे हम इसका एक ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेंगे। अब देखो ये वाली शेल कौन सी है, दिस इज द फोर्थ शेल। दिस इज द फोर्थ शेल। इस वाली शेल को हम nth शेल कहेंगे। ये थर्ड शेल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसको हम n-1 शेल कहेंगे। और ये वाली क्या है, ये सेकंड शेल है, इसको हम n-2 कहेंगे। और ये वाली क्या है, इसको हम n-3 कहेंगे। इजंट इट? इजी है ना? तो देखो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा टुवर्ड सिग्मा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35 हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे दो है, एक का निकालना है इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 0.35, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1, n-3 का भी कंट्रीब्यूशन होगा 1। अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 इंटू 0.35। हाँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, 6, 2, मतलब 10 प्लस 6 प्लस 2 दैट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इंटू 0.35। इजंट इट? इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 इंटू 1। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, सो 2 इंटू 1। या यू कैन राइट 8 प्लस 2 इज इक्वल 10 इंटू 1। सो ये हमारा सिग्मा होगा। इन सब का सम हमारे पास आएगा सिग्मा के बराबर, n-1 0.85। तो ये है ना, अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो n-1 के लिए 0.85 था, यहाँ पे होगा 0.85। बताइए इजी है ना? हाँ 0.85। आई राइट इट 0.35 बट इट इज 0.85, यहाँ पे 0.85 है। तो दिस इज 2, 1 जार 2 प्लस 8 1 जार 8 दैट्स 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाओ, इसका आप यहाँ पे करो 18 इंटू 5, करो जल्दी से 18 इंटू 0.5। कैलकुलेटर ले लो, मैं भी ले लूंगा सो दैट कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। 18 इंटू 0.35, 0.85 सॉरी, 18 इंटू 0.85। तो दिस इज 15.3, कितना है, 15.3। 1 इंटू 0.35 दैट इज 1 इंटू 0.35, 0.35 1000 0.35, इनको ऐड करो, कितना आ गया
15 plus 10 is equal to 25, that is 25.65, isn't it? ये हमारा आ गया सिग्मा। अब बताइए z इसमें कितना है, व्हाट इज z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, दैट इज 30। अब बताइए z इफेक्टिव कितना है, z इफेक्टिव विल बी इक्वल टू 30 माइनस 25.65। सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 4.35। सो इसके केस में z इफेक्टिव कितना है, 4.35। बताइए क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना? बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई? देखो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कितना न्यूक्लियस को फील कर रहा है, आउट ऑफ 30 प्रोटॉन का चार्ज जो है उसको कितना फील कर रहा है, 4.35। तो ये हमारे पास इतनी स्क्रीनिंग हो रही है, शील्डिंग हो रही है। सो दिस इज द एप्लीकेशन 0.35 into 2। यहाँ अरे यार देखो, जो भी जिस भी सबशेल के लिए के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, ये पहली शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। मानो कि इस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल के लिए निकालना है